हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि KVIS एकेडमी। स्वागत है आप सभी का BA प्रोग्राम मैथमेटिक्स के कैलकुलस के नए लेक्चर सीरीज में। यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 हम शुरू कर चुके हैं। आज है चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में सेट्स, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसके रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और साथ ही इसके कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट जो होता है ये सेट का ही पार्ट है, पार्ट ऑफ सेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सेट है हमारे पास। एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल BA प्रोग्राम मैथ्स स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एक हमारे पास क्या है? सेट है। अब दूसरा सेट क्या है? ये है A और B है सेट ऑफ ऑल BA प्रोग्राम मैथ्स स्टूडेंट्स ऑफ कैलकुलस, ठीक है। जो स्टूडेंट्स कैलकुलस पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो सेट B है, सेट A और सेट B, इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि अगर मैं BA प्रोग्राम मैथ्स की बात कर रहा हूँ तो क्या इसमें वो स्टूडेंट इंक्लूडेड नहीं है जो कैलकुलस पढ़ रहे हैं? इसके अंदर इंक्लूडेड है। और यहाँ पे सिर्फ सेट बी में किसकी बात की जा रही है? सिर्फ कैलकुलस की बात की जा रही है। मतलब सेट ए में कैलकुलस प्लस अदर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है। और सेट बी में क्या है? ओनली कैलकुलस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि here set B is contained in set A? क्या हम ये बात कह सकते हैं कि सेट B जो है वो सेट A के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है पॉसिबल? ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ये सेट A के अंदर। तो इसी को हम दूसरी भाषा में या मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? सेट B is a subset of set A। क्या कहते हैं? सबसेट, ठीक है। मतलब सेट B जो है वो सेट A का पार्ट है, सबसेट है, ठीक है। और इसको रीड कैसे करते हैं? सेट B is a subset of set A। इसको एक और बात बोलते हैं, सेट B is properly contained in set A, ठीक है। और वो कब बोलेंगे? जब सारे के सारे एलिमेंट्स, if and only if all elements of set B is in set A, ठीक है। सेट B के सारे एलिमेंट सेट A में हो तब हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन सेट A। बात समझ आई अच्छे से? ठीक है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नोट करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन इसका सबसेट का,
क्या कहता है, अ सेट ए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, सेट ए दो बार, इसलिए मैं यहाँ पे के कर देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, हम कोई सा भी अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेट के, अ सेट के इज अ सबसेट ऑफ अ सेट V if every element of K belongs to V and denoted as, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड एज V, अच्छा K सबसेट है ना, तो K और फिर ऐसे नीचे लाइन और V, ठीक है। इसको रीड कैसे करते हैं, रीड करते हैं सबसे फर्स्ट टर्म, K is contained in V, ठीक है। B, सेकंड कैसे बोलेंगे इसको दूसरा तरीके से, K is, सॉरी, V contains K, ठीक है। फर्स्ट K is contained in V, दूसरा टाइप है V contains K, और इस वाले टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, इसको V, ऐसे इसको उल्टा कर देंगे और फिर K, ठीक है। एक थर्ड टर्म क्या बोलते हैं कि जब K जो है V के अंदर कंटेन है, मतलब V ने K को कंटेन कर रखा है, तो इस केस में V क्या हो जाएगा, V इज अ सुपर सेट, सुपर सेट किसका, ऑफ K, K के लिए V जो होगा वो सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई अच्छे से। डेफिनेशन पार्ट 2 सबसेट का ही, मान लीजिए कि एक सबसेट है हमारे पास, इफ K इज अ सबसेट ऑफ V, ठीक है, K जो है वो V का सबसेट है, एंड देयर एग्जिस्ट Y which belongs to V, ठीक है, Y है कोई एलिमेंट, वो बिलोंग करता है किससे, V से, कैपिटल V, ये सारी कैपिटल में है, ठीक है, कैपिटल V, सच दैट Y डज नॉट बिलोंग्स टू किससे, K, यहाँ पर Y जो है, ये Y जो है V से बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे यही Y K से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद तो हम इसको क्या बोलेंगे, देन वी से दैट K is a proper subset of B, सॉरी V, ठीक है, K जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, V का, या फिर हम एक टर्म का इस्तेमाल करेंगे, और K is properly contained in V, ठीक है जी। और इसको डिनोट कैसे कर देंगे, डिनोटेड एज K is a
प्रॉपर सबसेट ऑफ V, ठीक है, या फिर K और सबसेट का साइन V, और यहाँ से ना इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है, या तो ऐसे डिनोट करेंगे या फिर ऐसे डिनोट किया जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? थर्ड टर्म या थर्ड डेफिनेशन कहता है कि इफ x एंड y आर टू सेट्स, ठीक है, दोनों सेट्स हैं, सबसेट नहीं है, सेट है, सच दैट x के पास एक एलिमेंट है, x हैज एन एलिमेंट स्मॉल x, ठीक है, which does not belongs to y, ठीक है, मतलब स्मॉल x जो है वो कैपिटल Y से बिलोंग नहीं करता, ठीक है जी। देन तो हम क्या कह सकते हैं इसको? देन वी से दैट x is not contained in y, ठीक है, डिनोटेड एज x does not contained in y, ठीक है, समझ आया अच्छे से यहाँ तक? एक एग्जांपल देखिए, कहता है एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, दूसरा सेट है B 1 2 3, ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या A जो है वो सबसेट है B का, या फिर B सबसेट है A का? कौन सा होगा बताइए? A के अंदर जो एलिमेंट्स हैं क्या वो B के अंदर है? मतलब क्या B A को कंटेन कर रखा है? नहीं, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास 3 एलिमेंट है और इसके पास 4, एक एक्स्ट्रा है, तो इसके अंदर तो कंटेंट नहीं है ये, ठीक है, लेकिन B जो है वो A के अंदर कंटेंट है, 1 2 3 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा है, तो ये सबसेट है, ठीक है जी, बात समझ आई? और अगर इसको ठीक करना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रू करने के लिए इसको हमने ऐसे काट देना होगा, जिससे कि ये फिर करेक्ट हो जाएगा, बात समझ आई? एक और बात, यहाँ पे पीछे क्या बोला गया है कि प्रॉपरली कंटेन्ड इन वी, ठीक है, तो अब प्रॉपरली कंटेन्ड इन वी का मतलब क्या है कि अगर एक टर्म एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है, ए में एक टर्म एक्स्ट्रा है लेकिन बी में वो नहीं है, पूरा का पूरा इसमें आ जा रहा है, ठीक है, तो जब ये एक्स्ट्रा होगा तभी हम क्या बोलेंगे कि बी इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन ए, ठीक है, मतलब जो बी के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं और ए के अंदर और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है। इन केस अगर हमारे पास ये होता है कि ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी वो भी है 1 2 3, तब क्या होता? तब ये प्रॉपरली कंटेन्ड इन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर ही टर्म्स हैं। और इन केस अगर यहाँ पे दोनों ए ही होता तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ ए, बट ए इज नॉट प्रॉपरली कंटेन्ड इन ए, ठीक है, तो ए खुद के अंदर प्रॉपरली कंटेन्ड नहीं बोल सकते, मतलब ए इज या फिर ए कैन नॉट
be a proper subset of itself। ठीक है जी। तो एक नोट पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिए, नोट any subset, any set is a subset of itself, but no set is a proper subset of itself। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे नोट पॉइंट्स और नोट कर लेते हैं। ये 1 2 एम्प्टी सेट, जिसे नल सेट भी कहते हैं, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है। थर्ड, इक्विवेलेंट या इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स आर also subset of each other। ठीक है, मतलब अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, ए और बी। ठीक है, ए और बी क्या है, यहाँ पर ए इक्वल्स टू बी है। ठीक है जी। तो ए इक्वल्स टू बी है, तो यहाँ से ए जो है वो सबसेट होगा बी का, और बी जो है वो सबसेट होगा ए का। ठीक है, क्लियर। लेकिन हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि ए जो है वो सुपर सेट बोलते हैं, क्या कह रहे थे हम, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट है बी का, हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, साथ ही बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का, ये हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमें इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म, मतलब कुछ एक्स्ट्रा टर्म चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी। जैसे देखिए यहाँ पे बोला है ना कि y जो है v से बिलोंग कर रहा है लेकिन k से नहीं कर रहा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। ठीक है जी। तो यहाँ पे ऐसा कोई टर्म ही नहीं है इसमें जो कि a से बिलोंग करता है लेकिन b से बिलोंग करता ही नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। सबसेट होंगे लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे। ठीक है, तो इक्वल सेट्स आर ऑल्सो सबसेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के सबसेट हमेशा से होंगे। यहाँ तक समझ आया अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ 3 to 1, हाउ मेनी ऑफ दीज कंटेन नो एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट एंड मोर देन 3 एलिमेंट। अब ये सब फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप मान लीजिए ये जो है ये क्या है, सेट ए इक्वल्स टू 3 2 1। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम सबसेट निकालें तो सबसेट क्या क्या बनेगा। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है किसी भी सेट का। ठीक है, तो सबसे पहला जो सबसेट होगा वो क्या हो जाएगा, नल सेट। ठीक है, या एम्प्टी सेट। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 2 3 ये तीनों अलग अलग जो होंगे वो भी एक सेट होंगे। जैसे ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, और ये भी एक सेट है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
1 2 3 अलग अलग हम डिवाइड करेंगे और ये भी एक सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों इसके सबसेट है, सेट ए का सबसेट है। ठीक है, अब 3 और 2 ये भी एक सबसेट होगा, 3, 2। उसके बाद 2, 1 ये भी सबसेट है। फिर 3 और 1 ये भी एक सबसेट है। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। और लास्ट आखिरी 3, 2, 1 ये भी एक सबसेट होगा खुद का। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये टोटल 8 है, अब इससे ज्यादा ये नहीं बनेंगे। अब ये कैसे पता लगा कि 8 से ज्यादा सबसेट नहीं हो सकते? इसके अंदर कितने एलिमेंट है टोटल? 1 2 3, टोटल 3 एलिमेंट। ठीक है, टोटल 3 एलिमेंट्स है। अब ये जो 3 एलिमेंट है, तो इनका सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसको क्या कहते हैं? 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, जो यहाँ पे एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास जो सेट के अंदर गिवन होगा, उसको हम यहाँ n के प्लेस पे रखेंगे। तो जितना हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, उतना ही हमारे पास सबसेट होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो टोटल 8 ही सबसेट बनेगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अनुसार हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है? नो एलिमेंट्स। अब ऐसे कितने यहाँ पे सबसेट बनेंगे जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है? एक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, 1 एलिमेंट के कितने हैं यहाँ पे सबसेट? 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। 2 एलिमेंट्स का सबसेट कितना है? तो 1 2 और ये 3, तो ये हो गए 3 एलिमेंट्स का सबसेट। ठीक है, इसके बाद मोर देन 3 एलिमेंट्स का, तो 3 एलिमेंट का सबसेट कितना है? 3, 1, तो यहाँ पे 1। ठीक है, 3 एलिमेंट का सबसेट कितना है? 1 है। मोर देन 3 एलिमेंट्स का, तो इसका होगा आंसर नो। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं सबसेट 1 सबसेट, 3 सबसेट, 3 सबसेट, 1 सबसेट, और यहाँ पे नो सबसेट या फिर 0 सबसेट। ठीक है जी, 0 सबसेट। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब सेम टू सेम आप सेट बी का फाइंड आउट करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें 5 एलिमेंट्स है। ऐसे ही आपको सबसेट बताने हैं, टोटल कितने सबसेट बन रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्या कहता है इसमें? इस क्वेश्चन में क्या कहता है? A is a subset of B and B is a subset of C। ठीक है, A जो है वो B का सबसेट है और B जो है वो C का सबसेट है। मतलब A पूरी तरह से B के अंदर है और B जो है वो पूरी तरह से C के अंदर है। बात समझ आई? तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन हुआ? A। ठीक है, जो A B के अंदर है तो B C के अंदर है। अब फाइनली क्या कह रहा है? देन A is सबसेट ऑफ C, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जब A जो है B के अंदर है और B से बड़ा C है, यहाँ पे A जो है वो B से छोटा है और B जो है वो C से छोटा है, तो क्या A C से छोटा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वही बात ये कह रहा है। ठीक है, कि A जो है वो C के अंदर कंटेंड है। बात समझ आई? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास सेट है A इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, B है 1 2 3 और 4।
और सी है 1 2 3 4 5। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या कहता है, ए जो है वो बी का सबसेट है। ए पूरा बी के अंदर कवर्ड है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहीं से समझ लेते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे क्या कहता है, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बी जो है वो सबसेट है किसका, सी का। तो क्या यहाँ पर हमें ये नहीं पता लग रहा कि 1 2 3 जो है ऑलरेडी, मतलब ए जो है वो ऑलरेडी सी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए इज ऑलरेडी या ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है, गिव अ सुपर सेट ऑफ सेट दिस। अब ये क्या है, इग्नू लिखा है, 0.7 है, और ये महात्मा गांधी लिखा है। ठीक है, तो इसको सुपर सेट बनाना है। सुपर सेट बनाने के लिए क्या था, अ सेट के इज इन अ सेट के एक्स, या फिर इन अ सेट एक्स बिलोंग्स टू के बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वी। ठीक है, यही था किसके लिए, सुपर सेट के लिए। मतलब एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, या कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो उस सबसेट में या उस सेट में बिलोंग नहीं करता हो। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको सेट ए नाम देते हैं, इसको IGNOU 0.7 और गांधी। ठीक है, तो ये जो सेट है, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, सेट बी। अब सेट बी में भी 0.7 और गांधी। ठीक है, सेम टू सेम है, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। लेकिन इसको क्या बोला है, हमें सुपर सेट बनाना है। तो सुपर सेट बनाने के लिए एक एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए जो कि सेट ए में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे, कुछ भी एलिमेंट ऐड कर दीजिए। मान लीजिए पाई ऐड हो गया इसमें। ठीक है, अब पाई ऐड हो जाने से ये तो इसके अंदर कवर नहीं है, तो नहीं है, तो इसलिए ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, क्लियर, बात समझ आई अच्छे से, आगे बढ़े। ठीक है, अब यहां से हमारे पास एक नया टर्म शुरू होता है फिर से, जिसका नाम है वेन डायग्राम। ठीक है जी, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, ये जॉन वेन के द्वारा दिया गया था। ठीक है जी, वेन डायग्राम क्या होता है, पिक्टोरियल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसके लिए अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनी सिचुएशन इन्वॉल्विंग सेट्स
एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है जी, बात समझ आई। वेन डायग्राम का इस्तेमाल क्यों होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की क्या आवश्यकता पड़ी? ताकि हम समझ सकें कि जो सेट्स इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है, जो सेट्स इन्वॉल्व्ड हैं जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है जी। अब एक एग्जांपल में मान लीजिए बीए प्रोग्राम मैथ्स, ठीक है। इसके बाद बीए प्रोग्राम मैथ्स में कैलकुलस, ठीक है जी। अब इसी के अंदर में कैलकुलस के साथ साथ SKVIAS, ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट्स वो यहाँ से पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। अब कितने यहाँ पे कैटेगरीज हो गई सेट्स की? 3। ये फर्स्ट सेट, ये सेकंड सेट और ये थर्ड सेट, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह ना इसको थोड़ा सा ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। SOL, इग्नू, एनसी वेब, ठीक है, ऐसे। अब देखिए इस सेट को, यहाँ पे ये अलग अलग सेट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे एक टर्म और कनेक्ट कर सकते हैं, क्या? SKVIAS, ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, SOL, इसके लिए एक सर्कल बनाते हैं हम पहले, ठीक है। इसके बाद एक सर्कल, फिर थर्ड, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि हमने जितने भी सेट को डिनोट करना है या रिप्रेजेंट करना है वो हमें सर्कल बना के ही करना है, ठीक है, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही। अब देखिए कि ये तो हो गया SOL, इग्नू और एनसी वेब, ठीक है, ये 3 हो गए। अब इसमें से ये सारे के सारे वो स्टूडेंट है, कौन से? जो कैलकुलस पढ़ रहे हैं, ठीक है, कैलकुलस पढ़ रहे हैं वो वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी। अब यहाँ से कितने स्टूडेंट वो होंगे जो हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए वो जो तीनों यूनिवर्सिटीज हैं, तीनों स्टूडेंट्स हैं, तीनों टाइप के, तो वो यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करते हैं, उनको क्या करते हैं हम? ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है। SOL, इग्नू और ये एनसीवेब, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बीच का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जहां पर तीनों कनेक्ट हो रहे हैं, तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे? SOL प्लस इग्नू प्लस एनसी वेब, ठीक है, जहां पे ये तीनों स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। और ये कहाँ पे मिल रहे हैं? तो ये यहाँ पे
SKV IAS पर मिल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, कॉमन हो गया इन तीनों के लिए। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट कॉमन है इग्नू और एसओएल के लिए। साथ ही ये वाला पार्ट जो है ये कॉमन है एनसीवेब और एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए। ये वाला पार्ट जो है ये कॉमन है इग्नू और एनसीवेब के लिए। ठीक है जी, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये तीनों स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत? ठीक है, अब देखिए, अब एक बड़ा सा पार्ट क्या आएगा यहाँ पर, एक बड़ा सा सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल में क्या होगा, ये पूरा होगा कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस। अब कैलकुलस के अंदर में ये तीनों पार्ट टाइप के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी, जो कि कैलकुलस पढ़ रहे हैं। कैलकुलस पढ़ने वाले तो और भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और भी अलग यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो कैलकुलस के अंदर में ये यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब क्या है टर्म आता है, थोड़ा सा यहाँ पर इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पे डिनोट कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये बीए प्रोग्राम कैलकुलस, तो ये सारा जो है बीए प्रोग्राम कैलकुलस के हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, बीए प्रोग्राम कैलकुलस। ठीक है जी, बीए प्रोग्राम कैलकुलस के हैं। अब क्या बात आती है, अब बीए प्रोग्राम मैथ्स की आती है। तो अब बीए प्रोग्राम मैथ्स को जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए, उसको हम करेंगे स्क्वायर में, सॉरी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल। ठीक है जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल में। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीए प्रोग्राम मैथ्स। ठीक है, अब बीए प्रोग्राम मैथ्स हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये हो सकता है, देखिए ये जो है हो सकता है यहाँ पर क्या, कि डिस्क्रीट का हो, डिस्क्रीट मैथ्स के भी हो सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ज्योमेट्री के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से हमारा फोकस इस पे है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को कहते हैं, इस पूरे रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस पूरे रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का मतलब इसमें इंक्लूडेड है ये सारा, कैलकुलस, डिस्क्रीट, लीनियर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारा इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सब कुछ कवर्ड हो। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड एज यू। ठीक है, यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई समस्या, समझ आया अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए, एग्जांपल कहता है कि ए जो है वो क्या है, 1 2 3। ठीक है, बी क्या है, 3 4 और 5। सी 6 7। यू क्या है, 1 2 3 डॉट 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 10 तक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ वेन डायग्राम। ठीक है, आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स क्यों बनाया हमने,
क्योंकि हमने यूनिवर्सल यू शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे यू लिखेंगे। ठीक है, यू कॉर्नर पे ही लिखा जाता है इसमें, ये रूल है। ठीक है जी। इसके बाद ए, बी और सी 3 सेट है, तो 3 सर्कल बनाए जाएंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, 3 सर्कल हो गए। अब इनको नाम देते हैं ए, बी, सी। कोई समस्या? अब इसके अंदर हमने सभी को रखना है। कैसे? देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3। अब 4 5, 3 4 5 6 7, 6 और 7। ठीक है, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई? कुछ गड़बड़ हुई है? अच्छा देखिए 7 तक हो गया ना। अब 7 के बाद क्या करना है, जो इनके अंदर नहीं आ रहा उनको हम बाहर लिख देंगे, वो यूनिवर्सल में आ गया। 7 के बाद 8 9 और 10। ठीक है, इसको भी इधर ही लिख लेते हैं, 10 9 10। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक गड़बड़ है। अभी गड़बड़ क्या है, ए और बी दोनों के अंदर यहाँ पे भी 3 आ रहा है और यहाँ भी 3 आ रहा है, तो इन दोनों 3 को यहाँ से करना है रिमूव। रिमूव करके हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन फॉर बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसके बाद 4 5 6 7 1 2, और कोई कॉमन है इसमें? नहीं, और कोई कॉमन नहीं है। ठीक है जी, तो बस ऐसे बनेगा। और जब कॉमन ना हो, ठीक है, तो ये ओवरलैप जो हमने किया है ना, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए इसको हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हमने इसको ओवरलैप बी और सी के साथ नहीं किया है। बी, ए और बी को सी के साथ ओवरलैप नहीं करना है। ठीक है, अगर कॉमन नहीं है, तो अगर कॉमन होता है इसमें तो हम ओवरलैप कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 और 7 है, अगर इनकेस यहाँ पे 5 होता, यहाँ पर 5 भी होता, तब हम इसको ओवरलैप करते हैं, किसके साथ? बी के साथ। ठीक है जी। और अगर यहाँ पे 1 भी होता, तो हम यहाँ पे बी ए के साथ भी सी को ओवरलैप करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? और जरूरी नहीं है कि हम ये जो सर्कल बनाएंगे बिल्कुल ऐसे सर्कल ही बनाएंगे, जरूरत के अनुसार हम इसको ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, while representing a Venn diagram, Venn diagram in the interior of a rectangle, that is universal set U। ठीक है, these reasons may be in the form of circle, ellipse or any other shape। ठीक है, साथ ही any shape या any enclosed area in a Venn diagram
रिप्रेजेंट अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, मतलब कि जो भी हम इसमें शो करेंगे ये क्या है, रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई भी हमें सेट को रिप्रेजेंट करना है, और ये जो सेट होते हैं ये क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। जैसे ए बी सी है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ यू, बी इज अ सबसेट ऑफ यू, सी इज अ सबसेट ऑफ यू। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सबसेट है किसके, यू के। तो ये सभी सबसेट्स को हम इसमें जब रिप्रेजेंट करते हैं तो किस शेप में करते हैं, किसी भी शेप में कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सर्कल ही हो, किसी भी शेप का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो एलिप्स हो। ठीक है, ऐसे हम बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। किसी भी शेप का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बस वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, खुला नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है जी, तो हम किसी भी शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है शेप्स का, तो ये जो सबसेट होगा वो हमेशा एम्प्टी सेट का नहीं होगा। ये सारे के सारे सेट होंगे जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट अवेलेबल होगा, मिनिमम वन एलिमेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, नल सेट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। बात समझ आई? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, अब जरा इसका एक वेन डायग्राम ड्रॉ करके दिखाइए। मान लीजिए एक सेट है ए, ठीक है, और ये सेट क्या है, 2 3 5 7 11 13 ... ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, और जो ए है ये फुल्ली कंटेन्ड है, मतलब सबसेट है किसका, जेड का। ठीक है, जेड मतलब इंटीजर्स। जिनको याद नहीं है उनके लिए बता देते हैं, बाकी आप जो सिंबल्स हैं इनको अच्छे से याद कीजिए ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इसका मुझे वेन डायग्राम बताइए। ड्रॉ अ वेन डायग्राम। ठीक है, कैसे बनेगा, देखिए, ड्रॉ करने के बाद देखिएगा आंसर। ठीक है, सबसे पहले हमने एक यूनिवर्सल ड्रॉ करना है, जो कि ये यूनिवर्सल है कि हमें ड्रॉ करना ही है। ठीक है, अब यूनिवर्सल क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल इक्वल्स टू जेड। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, यूनिवर्सल जो है वो क्या है, जेड मतलब सारे इंटीजर्स। अब सारे इंटीजर्स, अब इसके अंदर में क्या हो जाएगा, इसके अंदर में आ जाएगा ए। ठीक है, अब ये ए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 3 5 7 ऐसे, या फिर पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, बात समझ आई? और अगर इसके अंदर ही हम यहाँ पे z को ये कह दें, इफ z इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ q। ठीक है, यदि हम ये कहें कि z जो है वो सबसेट है q का। ठीक है, और q क्या होता है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये कैसे बनेगा, अब फिर से वही यूनिवर्सल ड्रॉ करेंगे एक u। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा q। ठीक है जी, वो हो जाएगा q। ठीक है जी, अब ये हो जाएगा z। ठीक है, इंटीजर्स। अब इसके अंदर आएगा क्या, a।
ठीक है, सेट ए जो है अब इसके अंदर आएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? क्यों? क्योंकि z मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से -2 -1 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या है, ये है z। ठीक है जी, और a क्या है, a है यहां से प्राइम नंबर्स, प्राइम पॉजिटिव प्राइम नंबर, पॉजिटिव प्राइम नंबर a। तो ये क्या है, z के अंदर कंटेंट है। ठीक है, और इसको हम एक ये भी लिख सकते हैं, a इज प्रॉपरली या प्रॉपर सबसेट ऑफ z। ठीक है, बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या कहता है, हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन अ वेन डायग्राम। आप वेन डायग्राम के द्वारा इस सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स एंड सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बताइए पैरेललोग्राम क्या होता है। स्क्वायर रेक्टेंगल तो आपको पता है, क्या आपको पैरेललोग्राम याद है क्या है? बिल्कुल, क्या? एनी शेप विद टू ऑपोजिट या फिर विद ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, वो शेप जिनके दो साइड्स पैरेलल होते हैं। जैसे अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें क्या है, ये वाला साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का मतलब समझ आया, कोई भी शेप जिसके दोनों साइड्स पैरेलल हो, ऑपोजिट वाले। ठीक है, दो साइड्स ऑपोजिट वाले पैरेलल हो, वो पैरेललोग्राम है। तो इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको S और इसको R से। तो P जो होगा, सॉरी S जो होगा वो सबसेट होगा किसका, R का, और R जो है ये सबसेट होगा किसका, P का। ठीक है, P जो S जो है मतलब स्क्वायर जो है वो सबसेट होगा रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल जो है वो सबसेट होगा पैरेललोग्राम का। तो अब ये कैसे बनेगा इसका वेन डायग्राम। देखिए, सबसे पहले एक हम रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, और रेक्टेंगल का नाम क्या देंगे, U। U मतलब यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल इक्वल्स टू P मतलब पैरेललोग्राम। ये सारे यहाँ पे पैरेललोग्राम्स हैं जिसमें कि रोम्बस और ये सारे आ जाते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाना है बड़ा सा, और इसको हमने नाम दिया क्या, R। ठीक है, अब इस R के अंदर, अब ये R मतलब रेक्टेंगल, अब इस R के अंदर एक और सर्कल हम बनाएंगे और उसका नाम देंगे हम S मतलब स्क्वायर। रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्टेटमेंट क्या होता है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये कैसे है, देखिए स्क्वायर ये है और रेक्टेंगल ये है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के। जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये वाला साइड भी 2 सेंटीमीटर का होगा। ये वाला साइड अगर 1 सेंटीमीटर का है, ये वाला साइड अगर 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम स्क्वायर को कंपेयर करें रेक्टेंगल से तो क्या इसका ये वाला साइड ऑपोजिट साइड इक्वल है और ये वाला साइड इक्वल है, तो स्क्वायर जो है रेक्टेंगल बन सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बन सकता। ठीक है, स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल बन सकता है, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल
स्क्वायर नहीं बन सकता कभी भी। ठीक है, ध्यान रखिए। तो स्क्वायर जो है सबसेट है किसका? रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल जो है ये सबसेट है पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो इसीलिए ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, बात क्लियर हुआ अच्छे से? एक और स्टेटमेंट यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, एवरी स्क्वायर rectangle is a parallelogram but every parallelogram is not square and rectangle। ठीक है, जितने भी स्क्वायर और रेक्टेंगल हैं वो पैरेललोग्राम तो होते हैं, लेकिन जो सारे पैरेललोग्राम हैं वो स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगले एग्जांपल देखते हैं। ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो 3 सेट्स A, B and C where A and C have some common elements। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? एक यूनिवर्सल ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम एक यूनिवर्सल ड्रॉ करेंगे, का नाम देंगे U। इसके बाद क्या बोला है? A और C। तो यहाँ पे A और C, A और C हो गया जिसमें कि कॉमन एलिमेंट्स है। तो ये वाले कॉमन एलिमेंट्स हो गए A और C के। ठीक है, अब क्या कहता है? B इज इनफाइनाइट एंड C इज फाइनाइट। C जो है वो फाइनाइट है और B इनफाइनाइट है। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे B को भी ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए B इनफाइनाइट है तो जाहिर सी बात है कि A का या फिर C का कुछ ना कुछ एलिमेंट B में आएगा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया उसने कि किसका एलिमेंट इसमें मैच कर रहा है, मतलब कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, तो हम इसको एक तो ऐसे भी बना सकते हैं, ये फर्स्ट टाइप हो गया, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है जी, दूसरा टाइप U, और ये वाला तो बिल्कुल फिक्स है कि A और C कॉमन होगा ही होगा। ठीक है, और इस बार यहाँ पे C में हम कॉमन कर देते हैं। ठीक है जी, और तीसरा क्या बन सकता है? थर्ड वन यूनिवर्सल A, B और ये C। ठीक है जी, A, C और B। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्पेस है ये हो गया तीनों का कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो इस तीन से अलग नहीं बनेगा। हो सकता है कुछ कॉमन पॉइंट बी का इसमें ए में हो, कुछ कॉमन पॉइंट सी का है, तो कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है जी, क्लियर हुई बात? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो यहाँ तक। ठीक है, हमने शुरुआत किया था सेट से लेक्चर नंबर 1 में। आज के लेक्चर में हमने किया सबसेट। ठीक है, ये कवर हो चुका है, ये लेक्चर नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर ऑपरेशन ऑन सेट्स, इसको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है जी, तब तक आपको जो भी डाउट हो इन लेक्चर से रिलेटेड, 2 लेक्चर से रिलेटेड, वो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप हमसे पूछिए या फिर कमेंट में पूछिए। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।